स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे यूनिक क्लासेस में। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स फर्स्ट बुक का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं फर्स्ट बुक यानी कि क्लास 12। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आप लोग को यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये होता क्या है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये फर्स्ट बुक का नाम है जिसे हम कहेंगे फर्स्ट बुक। इसका हिंदी होता है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व। ये देखिए विद्युत चुंबकत्व दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला भाग है, इसको हम दो भागों में जब डिवाइड करते हैं बाबू तो ये पहला भाग हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और ये दूसरा है आपका दूसरा नंबर इलेक्ट्रोडायनेमिक। इसको हम कहते हैं बिजलीगत विज्ञान। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है स्थिर वैद्युतिकी, नाम से ही पता चल रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी यानी कि हम इसमें जो बात करेंगे आवेश की बात करेंगे तो स्थिर आवेश की बात करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं चार्ज एट रेस्ट, इसको हम बोल सकते हैं बाबू स्थिर आवेश। ठीक, इसमें जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो क्या हम स्थिर आवेश के बारे में ही क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी कि आवेश यह रहता है संचित अवस्था में रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है, रेस्ट में रहता है, ठीक है। और हम इसमें जब बात करेंगे तो आवेश को हम गति अवस्था में देखेंगे, यानी कि जो आवेश रहता है वह गतिमान अवस्था में होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे चार्ज इन मोशन, इसको हम लिख सकते हैं यानी कि आवेश गतिमान। ये देखिए जो चार्ज एट रेस्ट यानी कि जो चार्ज यानी कि हम कह सकते हैं आवेश जो है स्थिर अवस्था में होता है। तो आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो इसमें जो इससे संबंधित चैप्टर होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये दो चैप्टर होते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर आपका क्या है, हम कह सकते हैं यानी कि आवेश और क्या होता है यानी कि विद्युत क्षेत्र। तो आवेश और विद्युत क्षेत्र ये आपके दो क्या होते हैं, एक ये हो गया और एक आपका हो जाएगा विभवांतर संधारित्र। इन सभी में यानी कि हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो इनमें हम आवेश को स्थिर अवस्था में पढ़ते हैं, यानी कि आवेश स्थिर रहता है। और इसमें जब हम अध्ययन करते हैं तो आवेश को क्या यानी कि मतलब हम कह सकते हैं रेस्ट आवेश एक सर स्टॉप कर लीजिए। तो दूसरा चैप्टर आपका क्या है, विभवांतर संधारित्र, ठीक है। अब फिर जो तीसरा चैप्टर यानी कि इन दोनों चैप्टरों में जब हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, यानी कि इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो आवेश कैसा रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। हम रेस्ट में इसका अध्ययन करते हैं, संचित अवस्था का अध्ययन करते हैं। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो तीसरा चैप्टर आता है वो आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब हम आवेश का अध्ययन करेंगे तो इसमें आवेश क्या रहता है, गतिमान अवस्था में रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आवेश है वो क्या है, इन मोशन में है, यानी कि चार्ज इन मोशन। तो यहाँ पर हम जो पहला चैप्टर है आपका है विद्युत धारा।
पहला चैप्टर सॉरी तीसरा चैप्टर है, ये तीसरा नंबर है, यहाँ से फर्स्ट सेकेंड ये तीसरा। ये इसको हम कह सकते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चौथा आपका चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। पांचवा आपका है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। जो आपका छठा है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको बोलेंगे बाबू विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये देखिए आपके कितने 6 चैप्टर्स होते हैं, जो इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकत्व के अनुसार हम ये 6 चैप्टर्स का अध्ययन करते हैं। विद्युत जो चुंबकत्व होता है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक आपका होता है स्थिर विद्युत्कीय होता है, एक आपका बिजलीगत विज्ञान होता है। जो हम स्थिर वैद्युतिकी में अध्ययन करते हैं वो 2 चैप्टर का अध्ययन करते हैं। ये आपका पहला आवेश विद्युत क्षेत्र हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा विभव विभवांतर और संधारित्र हो जाएगा। इन दोनों चैप्टरों में जब हम आवेश की बात करेंगे तो आवेश कैसा रहेगा, यानी कि स्थिर अवस्था में रहेगा, यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। और जब हम दूसरे में बात करते हैं यानी कि बिजलीगत विज्ञान में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो भैया इसमें जो आवेश की जब हम चर्चा करते हैं तो आवेश गति अवस्था में रहता है। जैसे जो बिजली आती है तो उसमें क्या रहता है, यानी कि आवेश प्रवाहित होता है, तो वह क्या होता है, मतलब मोशन में होता है, गति में होता है। तो इस जिससे संबंधित जितने भी चैप्टर हैं, जैसे विद्युत धारा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र हुआ, प्रत्यावर्ती धारा हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें जो हम अध्ययन करेंगे तो आवेश को हम गति अवस्था में अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं भैया, आगे क्या करते हैं, यानी कि आवेश के बारे में जो चैप्टर है आवेश। आवेश, अब चलिए हम आवेश पे डिस्कस करते हैं, यानी कि चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है आवेश। आवेश क्या भैया, इसको बोलेंगे चार्ज। ये आवेश का जो सबसे पहले हम देखेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये होता क्या है, आवेश इधर दिख रहा है, यहाँ लिख सकते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये होता क्या है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो चलिए हम बात करते हैं, यानी कि 2 हम ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी कि 2 वस्तुओं के लेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि इस वस्तुओं को हम पास ऐसे रख देते हैं, और इन वस्तुओं में हम क्या कराएंगे, फ्रिक्शन, जिसे कहते हैं घर्षण। यानी कि आपस में वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है, फ्रिक्शन कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ये सपोज दैट ये वस्तु है, यहाँ पर ये क्या है, ऐसे समझ लेंगे, ये इसका सेंटर है, इसको हम नाभिक कहेंगे, ठीक है। और हम कह सकते हैं जब कोई परमाणु होता है तो उस परमाणु के बाहर क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यानी कि बाहरी कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते हैं। इधर भी बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जब चक्कर लगाते हैं। अब इन दोनों को आपस में अगर फ्रिक्शन कर दिया जाता है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण कर दिया जाता है, तो ये देखिए
यहाँ पर बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है जो सेंटर में होता है। ठीक है, इसका कोई भूमिका नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की भूमिका होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पर इसको हम फ्रिक्शन करा देते हैं, फ्रिक्शन कराने के बाद इसको हम अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो इसमें से देखिए बाबू, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित होकर के इस वस्तु पर चले आते हैं, यानी कि इस परमाणु पर चले आते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित एक निश्चित मतलब निश्चित संख्या में स्थानांतरित होते हैं। जैसे हाफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हो सकता है, ठीक है, 3/2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हो सकता। जब भी होगा तो एक होगा, एक से अधिक, यानी कि हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्णांक में यानी कि स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से मतलब इस मतलब परमाणु में चला जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं वस्तु में चला जाता है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि जिस वस्तु से, जैसे सपोज दैट इससे यानी कि इस ऑब्जेक्ट से इसमें जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, दान कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये इसमें से निकाल रहा है, त्याग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है उसी को क्या कहा गया है, धनावेश, यानी कि धनावेश। इस पे जो ये वस्तु कैसी होगी, धनावेशित होगी। तो हम कह सकते हैं यह जो वस्तु है यह धनावेशित होगी, धनावेशित होगी, धनावेशित वस्तु। ठीक है, और ये देखिए बाबू, ये मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि ले रहा है। तो ये मतलब ये जो वस्तु होगी कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। कैसी होगी, ऋणावेशित, यानी कि हम इसको कह सकते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। और यह जो वस्तु होगी कैसी होगी, ऋणावेशित। यही आपका आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब हम दो वस्तुओं को आपस में फ्रिक्शन कराते हैं, परमाणुओं को आपस में फ्रिक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, घर्षण होता है। और ऊपरी सतह का यानी कि ऊपरी जो क्लास में होते हैं ये कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में होता है और आपस में इनका फ्रिक्शन किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कमजोर बल से बंधे होते हैं, जिससे क्या होते हैं, यानी कि ये दूसरे इस वस्तु पे चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, यानी कि इससे इस पे जब जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी कि त्यागना। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम दान करते हैं या त्यागते हैं तो वहां पर जो आवेश आता है वो कैसा आता है, धन आवेश। यानी कि हम कह सकते हैं यह जो वस्तु हुई है ना ये आवेशित हुई है, और ये भी वस्तु क्या हुई है, आवेशित हुई है। अब ये वस्तु आवेशित यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन निकालती है, इसलिए जो वस्तु होगी ये कैसी होगी, धनावेशित होगी। और ये वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रही है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि आगे हम लोग बढ़ते हैं या आवेश, आवेश का मूलभूत गुणधर्म, आवेश का मूलभूत गुणधर्म। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, आवेश का मूलभूत गुणधर्म। अब ये जो आवेश का मूलभूत गुणधर्म है क्या, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आवेश अभी क्या है, तो आवेश का अभी हम बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आवेश का हम अनुभव करते हैं। आवेश क्या है भैया, तो आवेश को हम क्या कह सकते हैं, यानी कि अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, और ये मतलब हम कह सकते हैं कि उत्पन्न, यानी कि चलिए आवेश की जो बात की जा रही है, आवेश पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो आवेश होता है, ठीक है, आवेश के कारण ही हम क्या करते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का भी क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आवेश के कारण होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो भी किसके कारण होता है, आवेश के कारण ही होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो आवेश है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी कि ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और विद्युत क्षेत्र का जो हम अनुभव करते हैं वो किसके कारण करते हैं, आवेश के कारण करते हैं। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, जो आवेश होता है
ये क्या होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, यानी कि उत्पन्न करता है। अगर हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग अनुभव करते हैं तो किसके कारण करते हैं, आवेश के कारण। ठीक है, चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुभव करते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जिसे कहते हैं, ये अगर हम देखते हैं तो इसको अगर उत्पन्न करने के लिए या अनुभव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को हमको उत्पन्न करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो हम सबसे पहले देखेंगे किसकी जरूरत पड़ती है भैया, द्रव्यमान की। किसकी, द्रव्यमान की। अगर हमारे पास द्रव्यमान है, ठीक है, यानी कि दो विशाल विशाल पिंड है, उनका द्रव्यमान अगर कुछ है तो द्रव्यमान रहेगा तभी उनके बीच क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होगा। ठीक है, और जब हम अनुभव करेंगे, यानी कि हमारे पास अगर द्रव्यमान नहीं है तो हम गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये दोनों जिम्मेदारी किसकी है, द्रव्यमान की, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होने में भी क्या होता है, द्रव्यमान का होना जरूरी है, और अनुभव होने में भी क्या होता है, द्रव्यमान का होना जरूरी है। इसी प्रकार से क्या होता है, जो आवेश होता है, यानी कि जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तब भी वह आवेश के कारण ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और आवेश जो हम विद्युत क्षेत्र का जो अनुभव करते हैं वो आवेश के कारण ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो आवेश है, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, ये आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है। और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं तो हम आवेश के कारण ही क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। समझ में आ गया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं आवेश की संकल्पना। ठीक है, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना है क्या, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आवेश की संकल्पना पे। आवेश की संकल्पना, देखिए जो आवेश की संकल्पना होती है ये इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना दी जाती है। चलिए भैया आवेश की संकल्पना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आवेश की संकल्पना है क्या, तो सबसे पहले हम देखेंगे आवेश की संकल्पना में हम दो चीजें लेते हैं। सपोज दैट ये हो जाएगा आपका ये जो आवेश की संकल्पना है ये किसके द्वारा दी जाती है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। यानी कि हम अगर बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ चार्ज, कंसेप्ट ऑफ चार्ज का मतलब क्या, आवेश की संकल्पना ही है। कंसेप्ट ऑफ चार्ज, ये आवेश की जो संकल्पना है किसके द्वारा दी जाती है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। तो चलिए हम एक एक एग्जांपल आपको लेके समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। इधर हम सपोज दैट एक सोडियम लेते हैं और इधर हम क्लोरीन लेते हैं। तो सोडियम का अगर हम देखेंगे, ये इसका होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका जब हम मतलब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, ये हो जाएगा 11, यानी कि सोडियम, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। तो ये जो सोडियम की बात की जा रही है, यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करते हैं, तो ये हो जाएगा Na, ये होता है इसका 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 1। लास्ट क्लास में इसका 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, और ये जो सोडियम में होते हैं इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 11।
प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, बराबर 11। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये क्या करता है, जो सोडियम है एक परमाणु इसको क्या कर देता है, त्याग देता है, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, त्याग देता है। तो जब सोडियम त्यागता है तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं सोडियम, ये हो जाएगा सोडियम को हम एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। तब यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये हो जाएगा 2, 8 और 1। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को इसको नेग्लेक्ट कर देता है। जब नेग्लेक्ट करेगा तो इसके पास बचते कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन को जब त्यागता है यानी कि दान देता है तो कितने बचते हैं, 10। तो यहाँ पर जो हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी 10 और प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी, यानी कि प्रोटॉन की संख्या वही है 11 और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक त्याग देता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 10, यानी कि ये जो 10 होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और ये जो मतलब प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या के तो नाभिक में होता है, इसका तो 11 ही है। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से कितना है, यानी कि एक अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या 11 है और मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10। तो यहाँ पर कितने की अधिक हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों से मतलब ज्यादा कौन है, प्रोटॉन है, और कितना अधिक है, 1। तो यहाँ पर जब हम सोडियम पर जो चार्ज चढ़ाएंगे वो कितना चढ़ाएंगे, 1। अगर दो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या से प्रोटॉनों की संख्या अगर 2 अधिक रहती तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, +2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से आपका ये जो 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, धनावेश, धनावेश। ठीक है, इधर हम बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 17 होती है, और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी होती है, 17 होती है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये हो जाता है 2, 8 और 7 हो जाता है, 2, 8, 10, 7, 17। इसके लास्ट क्लास में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए अष्टक कंप्लीट होने के लिए। तो 8 में से 1 गया कितना, 7, 8 में से 7 गया कितना आएगा, 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी रहती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को इसको ग्रहण करके क्या बनाती है, अष्टक बनाती है। अब हम बात करेंगे इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये कितना आता है, इसके लास्ट क्लास में 7 आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजी कक्ष कहते हैं। संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 1 की कमी रहती है, तो ये क्या करता है, किसी से कैरी लेता है, उधार लेता है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाता है, इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब ये किसी से उधार लेता तो हो जाता है इसका 8, 2, 10 और 1, 17, 17 कितना आ जाएगा, 18। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहती है, 17 ही रहती है। तो जो प्रोटॉनों की संख्या 17 रहती है तो यहाँ पर देखिए जो कौन सा अधिक है, प्रोटॉन अधिक है कि इलेक्ट्रॉन, तो हम बात करेंगे कौन सा अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितना अधिक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से 1 अधिक है, इसलिए इस पर जो आवेश चढ़ेगा ना क्लोरीन पर कितना चढ़ेगा, 1। और नेगेटिव आवेश क्यों चढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहता है वो ऋण रहता है, यानी कि ये क्या करता है, यानी कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो वहां पर जो आवेश आता है वो कौन सा आवेश होता है, यानी कि निगेटिव होता है, ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है ये कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। तो यहाँ बात करेंगे, ये हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन का जब हम देखेंगे तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इस पे चार्ज कितना रहता है, माइनस का रहता है। अब हम बात करेंगे, इससे ये निष्कर्ष निकलता है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं तो यहाँ पर जो आवेश आता है वो कौन सा आता है भैया, धनावेश आता है। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेश आता है ऋण आवेश आता है। ठीक, हम कह सकते हैं इससे आवेश की संकल्पना से ये हमको निष्कर्ष निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन का दान किया जाए तो वहां पर आवेश कौन सा होता है, धन आवेश, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वहां पे जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा, ऋण आवेश, यानी कि निगेटिव चार्ज होगा। ठीक, और फिर हम आगे आप लोग को बताएंगे।
आप लोग को कल बताया जाएगा इसके बाद वाला जो चैप्टर, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो आप लोग को कल बताया जाएंगे। और आप लोग क्या करिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।